सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। इसके पूर्व हमने बीए फिजिकल एजुकेशन के सेकेंड सेमेस्टर से संबंधित स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के फर्स्ट और सेकेंड यूनिट के बारे में पढ़ा था, जो था इंट्रोडक्शन और इवेंट मैनेजमेंट। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसी की थर्ड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है बजट। ऐसे तो आप सभी सामान्य भाषा में बजट के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि बजट आय और व्यय का मिला जुला स्वरूप है, उसका लेखा जोखा है, इसी को हम बजट कहते हैं। आम भाषा में हम बजट को इतना ही जानते हैं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक में फिजिकल एजुकेशन से के अंतर्गत उसके मीनिंग, बजट का मीनिंग, डेफिनेशन, प्रिपरेशन ऑफ मेकिंग बजट, प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग बजट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक्स ऑफ स्पोर्ट्स, इवेंट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बजट वास्तव में है क्या? बजट एक निर्धारित अवधि के लिए, अक्सर एक वर्ष के लिए वित्तीय योजना होती है। इसमें योजनाबद्ध बिक्री मात्रा और राजस्व, संसाधनों की मात्रा, लागत और खर्च, संपत्तियां, देयताएं यानी कि डेबिट्स और नकदी प्रवाह भी शामिल हो सकते हैं। कंपनियां, सरकारें, परिवार और अन्य संगठन इसका उपयोग गतिविधियों या आयोजनों की योजनाओं का आंकलन करने के लिए करते हैं। आइए जानते हैं शारीरिक शिक्षा और खेलों में बजट किस तरीके से बनता है। शारीरिक शिक्षा और खेलों के संदर्भ में बजट एक वित्तीय दस्तावेज का जिक्र करता है, जो कि खेल कार्यक्रमों यानी कि जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित इवेंट्स होते हैं उसके जो सुविधाएं हैं, उनके जो उपकरण हैं, जो भी इवेंट से संबंधित आय और व्यय है यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो अनुमान लगाया जाता है, और जो आमतौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए होता है। सामान्यतः जो बजट बनता है वो एक साल के लिए ही बनाया जाता है। जो भी संस्था होती है, चाहे वो शैक्षणिक संस्था हो या कोई खेल संगठन हो या कोई टीम हो, और शारीरिक शिक्षा और एथलेटिक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बना रहा हो, तो वह बजट जो होता है वो एक वर्ष की अवधि के लिए बनाया जाता है। और इसमें संसाधनों की योजना बनाई जाती है और आवंटित करने में यानी कि उस बजट का एलोकेशन जो होता है वो कहाँ कहाँ किया जाना है, किस तरीके से किया जाना है, इसको शामिल किया जाता है। तो बजट का ये मुख्य रूप होता है अगर हम खेलों के संदर्भ में जाने तो। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने चार इसमें मुख्य घटक माने हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स बजट जो है, तो खेल बजट के बनाते समय मुख्य घटक याद रखने होते हैं कि राजस्व यानी कि रेवेन्यू सोर्सेज जो हैं, जो राजस्व स्रोत है, यानी कि जैसे जो टिकट बिक्री हुई किसी भी खेल से संबंध से इसके संदर्भ में, या कोई भी गवर्नमेंट का जो अनुदान है उससे जो आय मिल रही है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट है, कोई भी इनरोलमेंट हो रहा है, कहीं पे कोई किसी का लिस्ट बनाई जा रही है, किसी को इनरोल्ड किया जा रहा है, तो उससे संबंधित जो आय होती है वो शामिल होती है इसके अंतर्गत। इसको हम राजस्व स्रोत बोलते हैं, रेवेन्यू सोर्सेस बोलते हैं। दूसरा मुख्य घटक है व्यय, एक्सपेंडिचर, कि जो भी खेलों से संबंधित जो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण, वेतन जो होता है, और जितनी भी सुविधाएं होती हैं उनके रखरखाव और प्रतियोगिता के संबंध में जो खर्चे होते हैं, उनके लागतों को इसके अंतर्गत व्यय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब हम बात करते हैं पूंजीगत खर्च की, यानी कि कैपिटल एक्सपेंसेस की। जब कभी भी किसी भी नई बिल्डिंग का ढांचा निर्माण होता है, या कोई मरम्मत होती है, या कोई लंबे समय के लिए या दीर्घकालीन निवेश को सम्मिलित किया जाता है, तो इस घटक के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब कुछ एक कार्यक्रम के, जो भी खेल कार्यक्रम हो रहे हैं उनके प्रबंधन और संचालन से संबंधित जो दैनिक खर्च हो रहे होते हैं, उनको हम परिचालन लागत के अंतर्गत लाते हैं, यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट के अंतर्गत समझते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल बजट का उद्देश्य क्या है, हम क्यों इस खेल बजट को बनाते हैं। तो यह जान लेना जरूरी होगा कि हमारा उद्देश्य, जैसे हम डे टू डे की लाइफ में बजट बनाते हैं अपना, तो वैसे ही हम बड़ी संस्था के संदर्भ में देखें तो उनका उद्देश्य भी होता है, कुछ इन्हीं चीजों पे फोकस रहता है, जैसे कि संसाधन आवंटन यानी कि रिसोर्स एलोकेशन क्या है, आवश्यक उपकरण होने चाहिए, सुविधाओं का ध्यान देना, प्रशिक्षण के लिए धन उपलब्ध कराना, सुनिश्चित करना। ये खेल बजट का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो भी हम ट्रेनिंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को या स्पोर्ट पर्सन को दे रहे हैं, उसमें होने वाले खर्च के लिए जो रिसोर्स एलोकेट किया जाता है, या जो उससे संबंधित इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो ये
बजट का मुख्य उद्देश्य होता है इन संसाधनों का आवंटन करना, वित्तीय योजनाओं को बनाना, यानी कि जो भी बजट होता है वो भविष्य की आवश्यकताओं और खेल प्रस्तावों को में संभावित जो विस्तार के लिए योजना बनाने में मदद करता है। तो कोई भी योजना के बिना अगर हम काम करते हैं, तो हमने मैनेजमेंट वाले पार्ट में यह जाना था कि मैनेजमेंट के का मुख्य उद्देश्य होता है प्लानिंग। अगर वित्तीय योजना नहीं बनाई गई तो वो अच्छे बजट को नहीं बना पाएगी। इसलिए अच्छे बजट से का मुख्य उद्देश्य होता है कि वित्तीय योजनाओं को आप भली भांति बना लें। देन हम बात करेंगे कि इस खेल बजट का मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रदर्शन को मॉनिटरिंग करना, यानी कि जो भी हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं वित्तीय प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं, यानी कि जरूरत पड़ने पर उनके समायोजन की सुविधा भी देते हैं। मान लीजिए कि कोई भी ट्रेनिंग जो भी दी जा रही है उसका क्या फायदा हो रहा है, उससे जो वित्तीय प्रदर्शन जो हो रहा है वो कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, यानी कि वो हमारे निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो प्रदर्शन को लगातार मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे खेल बजट की परिभाषा के बारे में। स्मिथ और जोन्स ने एक परिभाषा दी थी कि खेल प्रबंधन में एक बजट एक पूर्वानुमानित खर्च बही खाता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें एक निर्धारित अवधि में एक खेल इकाई के संचालन से जुड़ी सभी नियोजित आय और व्यय का विवरण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अ स्पोर्ट्स बजट, बजट बनाने की तैयारी के संदर्भ में कि कैसे एक बजट बनाया जाता है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाती है बजट बनाते समय। तो बजट बनाने की तैयारियों के संबंधित में जो सिद्धांत है उसकी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये ध्यान रखती है कि वित्तीय जो संसाधन है, जो फाइनेंशियल हेल्थ है हमारी, उसका हम ध्यान में रखते हुए समझदारी के साथ व्यय व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें कि हमारा एक खेल बजट बढ़िया से बढ़िया बन सके। तो खेल बजट की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित चरण जो आपके सामने स्लाइड में दिख रहे हैं वो सम्मिलित होते हैं, जैसे कि आवश्यकताओं का आंकलन करना, कि सबसे पहले ये पहचान कर ली जाए कि किस खेल से संबंधित हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या प्रशिक्षण दिया जाना है उससे संबंधित, और कौन से संगठन को उस खेल कार्यक्रम में शामिल किया जाना है और उनकी जरूरतें क्या हैं, इनका आंकलन शुरुआत में कर लें। अगर हम प्राथमिक रूप से इन चीजों को ध्यान में रखेंगे और प्रत्येक जो हमारे उससे संबंधित आइटम है उनके इम्पोर्टेंस के आधार पर उनको प्राथमिकता देते हुए अगर हम उनको खरीदेंगे तो हमारे बजट बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है राजस्व का पूर्वानुमान, यानी कि जो भी फोरकास्टिंग रेवेन्यूज है जिनसे हमें पिछले आंकड़ों को अगर हम देख लें कि जो आने वाले समय में हमारे साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके आधार पर प्रैक्टिकली जो अनुमान लगाया जाए, यानी कि जो पिछला है उसका हमने ध्यान रखा, उसको ध्यान में रखते हुए आज के हम चीजों को ध्यान रखें, यानी कि जो भी बजट बनाया जाता है उसका 10% अप एंड डाउन करके हम बनाते हैं। तो आय स्रोतों को ध्यान में रखें, सरकारी अनुदान प्रयोजन जो भी हमारे एडवर्टाइजमेंट है उनके जो सौदे हैं और जो टिकट बिक्री है और आदि संभावित राजस्व स्रोतों की पहचान कर ले, जिससे कि हम वर्तमान में बने यानी कि जो प्रैक्टिकली जो आज अनुमान लगा रहे हैं उसका बजट बनाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है लागत का अनुमान लगाना। जो आज आप इस साल जिस किसी सामान को खरीद रहे होंगे और जो पिछले वर्ष जो सामान वही खरीदा होगा तो उससे और आज के संदर्भ में कई सारे अंतर आ गए होंगे। तो प्रत्यक्ष लागत खेल कार्यक्रमों में सीधे से जुड़ी लागतों की गणना करती है। कोचिंग वेतन, एथलेटिक के जो उपकरण है, जो एथलीट के संबंध के उपकरण है उनका व्यय और आने जाने का व्यय जो है इसका अनुमान पहले से लगा लेना चाहिए। और जो सुविधाएं हैं उनका रख रखाव, हमेशा अपग्रेड होती हैं चीजें, तो उनसे संबंधित ओवरहेड लागत को भी शामिल कर लें, जिससे कि लागत का अगर अनुमान सही रहेगा तो बजट हमारा अच्छा बन सकेगा। खेल का मसौदा यानी कि खेल बजट का जब मसौदा तैयार करें तो उसमें क्या और ध्यान रखनी चाहिए कि बजट को व्यवस्थित करने के लिए एक स्प्रेडशीट आप बना लें। और स्प्रेडशीट में आजकल कई सारे सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग करके अगर आप स्प्रेडशीट बना लेंगे तो उसमें आपको एक तैयारी करने में मदद मिलेगी और एक डेटा को उसमें इनपुट करते चले जाएं और आवश्यकता पड़ने पर उसमें संबंधित जो मदद है उससे आप मिलाकर आंकड़े को तैयार करके अनुमानित एक बजट और बना सकते हैं, जिससे आय और व्यय का आपको एक मसौदा या तैयार हो जाएगा और आप उसको अच्छे से भली भांति बनाने में सक्षम हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे समीक्षा और अनुमोदन। ये भी एक व्यवहारिक चीज है
कि अगर आप किसी चीज का रिव्यू लगातार करते रहेंगे, यानी कि जो उसकी आंतरिक समीक्षा है लगातार करते रहेंगे, तो जो बजट का जो पैमाना है उसको आप निर्धारित कर पाएंगे। सही समय पर सही कार्यक्रमों में आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उसको उच्च प्रबंधन के साथ उस कार्य को कर पाएंगे। और बजट को उच्च प्रबंधन या संस्था के साथ अगर बनाते हैं तो उनके द्वारा जब अनुमोदित किया जाना जरूरी है, यानी कि जो भी हमारा जो संस्था है उससे अनुमोदन जरूर ले लें कि इस साल हमने ये बजट बनाया है, तो हमारी जो हायर अथॉरिटीज है उनका उसमें एक अप्रूवल होना चाहिए, जिससे कि बजट पूरी तरीके से कंप्लीटली तैयार माना जाएगा। अब हम जानते हैं कि खेल बजट बनाने के सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लें कि कई सारे यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं कि खेल बजट को बनाने का सबसे प्रमुख सिद्धांत है उसकी एक्यूरेसी, सटीकता। यह सुनिश्चित करें कि सभी आंकड़े सटीक हैं और बजट की कमी या अधिकता को रोकने के लिए उपलब्ध है, सबसे विश्वसनीय डेटा पर आधारित है। यह जरूर सुनिश्चित कर लिया जाए। नेक्स्ट अगर हम देखें, लचीलापन किसी भी चीज में बहुत जरूरी है कि एकदम से कोई चेंज अगर लाना है तो वो समायोजित किया जा सके, यानी कि अप्रत्याशित लागत आने या राजस्व अनुमानों में बदलाव होने पर समायोजन की अनुमति देने के लिए लचीलेपन को हमेशा शामिल करें। नेक्स्ट देखेंगे तो पारदर्शिता होनी चाहिए। यह सुनिश्चित कर लें कि बजट प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखें, और ये सभी के लिए हितकारक होगा कि अगर पारदर्शी रहेगा तो वित्तीय संसाधनों का जो आवंटन है और उसको उपयोग कैसे किया जा रहा है, इन सब चीजों को में पारदर्शिता रहेगी तो बजट उतना ही अच्छा माना जाता है। बजट बनाने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है इसकी जवाबदेही। अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी कि कौन सा दल उसमें सम्मिलित है, कितने हिस्से उसमें हैं, यह सुनिश्चित करें कि धन का उचित उपयोग किया जा रहा है और उसके उद्देश्यों को पूरी तरह से पूर्ण किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये जरूर ध्यान दें कि जो उद्देश्य है उसी से संबंधित यह बजट बना होना चाहिए। निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर फंडिंग हो रही है किसी भी चीज की, किसी भी जगह अगर बजट है, पैसे का लेन देन है, तो उसमें पिछले बजट को और भविष्य की जरूरतों पर जरूर विचार कर लेना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म की जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है उनके लक्ष्यों को पर्याप्त रूप से सपोर्ट दिया जा सके। एक और पॉइंट है लक्ष्य उन्मुख होना। लक्ष्य उन्मुख मतलब हमने पहले भी बात की कि जो भी हम बजट बना रहे हैं उसका एम होना चाहिए कुछ, ऐसा नहीं कि हम किसी भी इधर उधर किसी भी तरीके से बनाए चले जा रहे हैं। तो खेल कार्यक्रमों में स्पेशली जब बजट बनाया जाता है तो बड़ी ही उसकी रणनीति एक तैयार की जाती है और उन्हीं की प्लानिंग के अकॉर्डिंग संरेखित किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि जितने भी वित्तीय संसाधन है उनका उद्देश्य जो है वो सीधे सीधे हमारे खेल के बजट को से रिलेटेड है और इसका सीधा योगदान उसे मिल रहा है। तो शारीरिक शिक्षा में खेल बजट बनाने के लिए जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सुनियोजित और बहुत ही निश्चित होती है। इसको ध्यान में रखते हुए, इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए खेल बजट हमेशा बनाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो वित्तीय प्रबंधन, अवसर और चुनौतियां, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं, क्योंकि कई सारे वित्तीय प्रबंधन होते हैं, तो वित्तीय प्रबंधन अगर कोई चीज का कर रहे हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटीज भी होंगी और चैलेंजेस भी होंगे। खेल प्रबंधन में, वित्तीय प्रबंधन में खेल टीमों और संगठनों के जो फाइनेंशियल जो एलिमेंट्स है उनकी देखरेख और मैनेजमेंट शामिल होता है। यह सुनिश्चित करने के बारे में कि संस्थाओं के पास सफलतापूर्वक संचालन करने और बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल फैसिलिटीज हैं या नहीं है। यह क्षेत्र अवसर और चुनौतियां दोनों ही प्रदान करता है, जिसे प्रभावी प्रबंधन के लिए समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वित्तीय प्रबंधन में अवसर प्रदान करने के लिए आप देख सकते हैं कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि विविध राजस्व स्रोत। सबसे पहले अगर हम बात करें तो विविध राजस्व स्रोत है, तो खेल संगठन विभिन्न स्रोतों से पैसा कमा सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि टिकट बिक्री हुए, ब्रांडिंग हुई, एडवर्टाइजमेंट हुए, इन सब का अधिकार रहता है संस्थाओं के पास। तो इनसे क्या होता है, आय की जनरेट होती है। आय जनरेट होगी तो विशेष रूप से उन्हीं जगहों पर आय होगी जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा अवसर प्राप्त हो रहा है। फिर नेक्स्ट है ब्रांड डेवलपमेंट। वित्तीय प्रबंधन करने में ये ब्रांड डेवलपमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
कि जिससे मार्केटिंग और ब्रांडिंग दोनों जुड़ी होती है। इनकी गतिविधियों में निवेश की अनुमति प्रदान करता है और एक मजबूत ब्रांड जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा प्रशंसकों को अपनी ओर खींचता है और राजस्व के अवसरों को प्रदान करता है। साथ ही साथ प्रायोजकों को लेकर आता है कि आप हमारे लिए काम करिए। तो ब्रांड जो होता है, ब्रांड वैल्यू आजकल बहुत ज्यादा है कि जितना ज्यादा अच्छा ब्रांड होगा उतनी ज्यादा वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करेगा। सामुदायिक जुड़ाव यानी कि कम्युनिटी का जो एंगेजमेंट है वो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, वो उससे होता क्या है कि ये आपके खेल संगठनों को एक सपोर्ट देता है, उसके बढ़ावा देता है, उसको सक्षम बनाने में। तो इस प्रकार से देखा जाए ये कम्युनिटी जुड़ाव जो है बहुत ही जरूरी है। किस चीज के लिए? वित्तीय प्रबंधन में अवसर प्रदान करने के लिए। तकनीकी प्रगति, आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें हो रही हैं। तो बजटिंग के सॉफ्टवेयर हैं एनालिसिस करने के लिए कि क्या क्या ऐसे टूल्स हैं जिनको हम ध्यान देकर सुव्यवस्थित रूप से वित्तीय प्रबंधन कर सकें। तो बेहतर निर्णय लेने के लिए एक इंसाइट प्रदान करती है ये जो टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट दिन प्रतिदिन हो रहा है, ये हमें नई सोच प्रदान करता है जिससे हम अपने उद्देश्यों को भलीभांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इस वित्तीय प्रबंधन में चुनौतियां क्या हैं, तो कई सारे आर्थिक उतार चढ़ाव हैं। मार्केट जो है वो कभी अप है कभी डाउन है और इसका सीधा हमारे छोटी से छोटी व्यवस्था पर इसका असर पड़ता दिखता है। आम जनमानस से लेके एक बड़ी से बड़ी संस्था इससे प्रभावित होती है। अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आ रहे हैं, प्रायोजन होते हैं, जो सौदे होते हैं, जो टिकटों की बिक्री और जितना भी राजस्व है वो उन सभी चीजों को प्रभावित करता है ये आर्थिक उतार चढ़ाव। खेल संगठनों को इन उतार चढ़ाव से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उच्च परिचालन लागत की अगर हम लोग बात करें, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये एक चुनौती है वित्तीय प्रबंधन के लिए कि जैसे खेल टीमों की सुविधा जितनी अच्छी होगी उतना सुविधा और उनको जितना डे टू डे आप देख रहे महंगाई इतनी हो रही है, तो खेल टीम या सुविधा चलाना महंगा भी हो सकता है। टीम की गुणवत्ता या प्रशंसक अनुभव से समझौता किए बिना इन लागतों का प्रबंधन करना एक निरंतर चुनौती बनी हुई है। नेक्स्ट हम बात करें अनुपालन और विनियम की, कंपाइलेंस और रेगुलेशन। खेल संगठनों को अक्सर जटिल कानूनी और वित्तीय नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे आप देखते हैं छोटी संगठन संस्था है वो भी कुछ नियमों में बंधी हुई है और उन नियमों का उसको जरूर से पालन करना है और जो कि स्थान और खेल के प्रकार के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अनुपालन करना इसलिए सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई चीज ऐसी तो नहीं जो एकदम से महंगी हो जा रही है। अगर आपने एकदम से ध्यान नहीं दिया तो ये आपको इसका खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ध्यान में रखना। ये चुनौती है आपको वित्तीय प्रबंधन, किसी भी वित्तीय प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है रिस्क। मान लीजिए कोई भी अप्रत्याशित घटना है एकदम से घट गई, तो ऐसे में आपका अगर बजट जो प्रिपरेशन है वो अच्छी नहीं हुई तो आपकी सारी योजना को ध्वस्त कर सकता है। तो इसमें चोटों की संभावना से लेकर कोई भी सीजन जीतने और हारने, जैसे कि आईपीएल है उसके जीतने और हारने, इसकी अप्रत्याशित जो वो परसेंटेज है वो उसके जोखिम शामिल होता है। वित्तीय प्रबंधन में स्थिरता सुनिश्चित यह करने के लिए कि इन जोखिमों के से संबंधित हम एक योजना बना ले, इसको जरूर शामिल कर लें ताकि हम इन सभी चुनौतियों से समय से डील कर पाएं। अब हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ स्पोर्ट्स अकाउंटिंग की। इस यूनिट के लास्ट टॉपिक है, इस यूनिट का यानी कि थर्ड यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है, खेल आयोजन की लेखांकन की मूलभूत बातें। बेसिक्स ऑफ स्पोर्ट्स अकाउंटिंग। खेल आयोजन की लेखांकन छोटी स्थानीय प्रतियोगिताओं से लेकर बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट तक जाता है। खेल आयोजन के वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें इवेंट से संबंधित सभी वित्तीय लेन देन पर नजर रखी जाती है और उनको प्रबंधित किया जाता है। वित्तीय पारदर्शिता बहुत जरूरी होती है और दक्षता भी सुनिश्चित करना इसमें शामिल होता है। यहाँ खेल आयोजन लेखांकन की बुनियादी बातों का हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखेंगे, जैसे कि खेल बजट। सबसे पहले बजट की तैयारी। खेल आयोजन के लेखांकन में पहला कदम है एक विस्तृत बजट तैयार करना। इस बजट में आयोजन से संबंधित सभी जो एक हम अज्यूम कर लेते हैं आय और व्यय वो सम्मिलित होनी चाहिए। टिकट बिक्री,
जो भी हमारे ब्रांड हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट है और जो भी रियायतें हम दे सकते हैं, उससे संबंधित जो आय होती है वो शामिल हो सकती है। व्यय में आमतौर पर स्थान का किराया जो होता है, उपकरणों का किराया, कर्मचारियों का वेतन, मार्केटिंग और बीमा में शामिल होने वाले व्यय, इन सब को शामिल किया जाता है। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया बजट योजना बनाने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है कि आयोजन वित्तीय रूप से सीधी रेखा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। नेक्स्ट है लेखा प्रणाली सेटअप। तो अगर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो सभी वित्तीय लेन देन पर एक सटीक नजर रखने के लिए प्रभावी लेखांकन प्रणाली बहुत ही जरूरी है। यह छोटे आयोजनों से लेकर के लिए सरल स्प्रेडशीट आधारित सिस्टम से लेकर बड़े आयोजनों के लिए भी परिष्कृत लेखांकन सॉफ्टवेयर तक हो सकता है। यानी कि एक छोटे सिस्टम से लेकर बड़े सिस्टम तक कुछ भी इसमें सम्मिलित हो सकता है। सिस्टम को आय और व्यय से वर्गीकृत करने और भुगतान और प्राप्तियों को ट्रैक करने के लिए वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि जो भी हम प्रणाली को सेटअप कर रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग सिस्टम हम सेटअप कर रहे हैं, वो इन सब चीजों पर प्रभावी नजर रखती हो। नेक्स्ट है कि ट्रैकिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि कितना हमारा आय हो रहा है, कितनी व्यय हो रही है, इस पर एक रिकॉर्ड, इसके एक सावधानी पूर्वक नजर बनाए रखनी चाहिए। और किसी भी अन्य स्रोत को रिकॉर्ड, जितने भी हमारी बिक्री है, जितना कुछ भी व्यापारिक लेन देन है, वो इसमें सम्मिलित होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड करना शामिल होना चाहिए। जितना भी एक्सपेंडिचर का भी के संदर्भ में कोई भी भुगतान या कोई भी दस्तावेज है, उनका एक पूरा डेटा बना लेना चाहिए। और विस्तृत रिकॉर्ड रखने से आयोजन की वित्तीय स्थिति की निगरानी करने में मदद मिलती है और फिर आपकी आगे जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट है कैश फ्लो मैनेजमेंट। नकदी प्रवाह प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से बड़े आयोजनों के लिए, जिनके लिए स्थान की बुकिंग करना, उपकरण और मार्केटिंग के लिए अग्रिम भुगतान की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करना कि जब तक राजस्व आना शुरू ना हो जाए, यानी कि जो गवर्नमेंट से एड मिल रही है या कहीं से जो टिकट की बिक्री है, उनके राजस्व ना आना शुरू हो जाए, तो इन खर्चों को कवर करने के लिए हमारे पास पर्याप्त नगद मौजूद रहे। खेल आयोजन लेखांकन का एक महत्वपूर्ण ये भी हिस्सा होती है। नेक्स्ट है वित्तीय रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो भी रेगुलर जो उसमें इन्वेस्टर हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इवेंट की वित्तीय स्थिति की स्पष्ट पिक्चर जरूर बताते रहनी चाहिए। कंटिन्यूअस वित्तीय रिपोर्ट बनाते रहना चाहिए, क्योंकि उस रिपोर्ट में आय और व्यय का शुद्ध लाभ और हानि की जानकारी सम्मिलित होती है। यह आयोजन की वित्तीय सफलता का मूल्यांकन करने और भविष्य के आयोजन की योजना बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है कंप्लायंस एंड टैक्सेशन, अनुपालन और कराधान। खेल आयोजनों को स्थानीय और राष्ट्रीय कर कानूनों और विनियमों का पालन करना होगा। ये कहीं पे भी कोई भी आयोजन हो रहा हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा हो, चाहे कोई भी स्थानीय स्तर पर हो रहा हो, तो उनको इन विनियमों का पालन करना जरूर हो रहा है। इसमें व्यय आय की सटीक रिपोर्टिंग करना, किसी भी आवश्यक कर का भुगतान करना। जैसे आप किसी भी जगह पे किसी जगह को ले रहे हैं, तो उस पे जो टैक्स लग रहा है, उन सब का भुगतान इसमें शामिल है। और कोई भी माल आप ले रहे हैं, जैसे उस पे बिक्री कर जो लग रहा है, उसको भी देना शामिल है। और कानूनी मानकों के अनुसार कर्मचारी पैरोल की संभावना शामिल है। इन विनियमों को समझना और उनका पालन करना लेखांकन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। नेक्स्ट है लेखा परीक्षण एवं समीक्षा। ये किसी भी इवेंट के बाद सभी वित्तीय लेन देन का ऑडिट करना, उनकी गहन समीक्षा करनी चाहिए। इसमें किसी भी विसंगति की पहचान करने या समझने में मदद मिलती है कि आर्थिक रूप से क्या अच्छा हुआ है और किन क्षेत्रों में और सुधार की आवश्यकता है। यह बजट बनाने की और भविष्य में आयोजनों की योजना बनाने की महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये लेखा परीक्षण और समीक्षा बहुत ही जरूरी है, रिव्यू जिसको बोलते हैं। वित्तीय समापन, अंत में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी वित्तीय दायित्व पूरे हो गए हैं कि नहीं, और जो भी हमारा जो बही खाता है वो ठीक से बंद हो गए हैं कि नहीं। इनमें सभी चालानों का भुगतान करना,
किसी भी प्रकार के बकाये का भुगतान एकत्र करना और वित्तीय रिपोर्टों को अंतिम रूप देना शामिल होता है। उचित वित्तीय समापन यह सुनिश्चित करता है कि आयोजन वित्तीय स्तर पर पूरी तरह से संपन्न हो गया है और भविष्य की आयोजनाओं के लिए मंच तैयार कर रहा होता है। तो इस प्रकार से फाइनेंशियल क्लोजर बहुत ही जरूरी है, जिसमें यह क्लियर हो जाए कि हम इस वर्ष जितना भी काम हुआ है वो खत्म हो चुका है और नए वर्ष के लिए नई तैयारी के साथ हम तैयार हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मैंने इससे संबंधित आपको कई सारे क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं और उससे संबंधित प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपको मददगार साबित होंगे, तो आप जरूर से इन क्वेश्चन आंसर को देखिए। और बजट से संबंधित यहाँ पे जो हमने 3 पॉइंट्स पे डिस्कस किया है, इसको आप अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए। आगे के वीडियो में हम नए विषय के साथ, नए एक टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।